बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस तरह मजहबी जमातों के धरनों के बाद अब जाके हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं मुल्क के, लेकिन महंगाई बढ़कर बढ़ते जा रही है। ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? वफाकी हुकूमत क्या सब्सिडी अशिया खुर्दनोश में नहीं दे पा रही? और फिर पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर मुआजरा क्या है? क्या वफाकी हुकूमत से आज तक ये तमाम चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही, या कि जिस तरह अपोजिशन तनकीद कर रही है कि ऑटो पायलट पे है ये हुकूमत? बहुत सारे मामलात पे आज हम बात करेंगे। सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ उमूर पर बात करने के लिए। आप पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं अमानुल्लाह पराचा साहब। पराचा साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि हमारे अवाम और तमाम लोगों की मतलब ये विश है कि और एक ख्वाहिश है कि हम कैसे महंगाई से निकलें। बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, बहुत सारे अदवार, बहुत सारे लोगों के साथ आपने सियासत की। पीएम इमरान खान साहब के भी आप इस जर्नी में साथ रहे। वजह क्या है महंगाई कंट्रोल न करने की? क्यों नहीं कंट्रोल कर, मतलब अगर अशिया खुर्दनश और महंगाई के लिए टीमें भी बनाई जाती हैं, मामलात भी किए जाते हैं, सब्सिडी भी दी जाती है, पीएम साहब के खिताब पे भी मैं आऊँगा, लेकिन जो का तू सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका और वीनस टीवी चैनल का, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने जो इब्तिदा की। मैं जो बात आपने कही कि वजह क्या है, असल बात है हुक्मरान की नीयत। अगर हुक्मरान की नीयत ठीक होगी तो ये मुल्क हर लिहाज से ठीक हो जाएगा। अब वो नीयत की बात क्या है? नीयत ये है कि आपकी इतनी शाह खर्ची हैं, इस कदर आपके अखराजात हैं, जो वो अखराजात हैं जो आप अपनी ज़ातियात पे लगा रहे हैं। सदारती महल 1700-1800 बंदे काम करते हैं। वज़ीर आज़म का महल, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह वज़ीर आज़म स्टेट गेस्ट हाउसेस हैं, 4 गवर्नर हाउसेस हैं, 4 वज़ीर आला हाउसेस हैं, वज़रा की रहायशें हैं, वज़रा का प्रोटोकॉल है, सीएम और चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है। इसका हिसाब ही नहीं है। ये अमाउंट खरबों में है। खरबों खर्च करने के लिए आप सारे टैक्स लगा रहे हैं आवाम के ऊपर। अगर ये टैक्सों पे कंट्रोल हो जाए, इम्पोर्ट 1-2 आइटम की कर दें। ये एग्रीकल्चर मुल्क है, इसमें एक ज़माना था हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे, हम चीनी एक्सपोर्ट करते थे। आज हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपकी नीयत ही ठीक नहीं है तो आप मुल्क कैसे ठीक करने जाओगे? आपके पास हालात क्या बन गए हैं कि आप इस कदर कर्जे 13,000 अरब रुपए के कर्जे आपने ले लिए 3 सालों में। पिछली हुकूमतों ने भी लिए हैं, लेकिन उन हुकूमतों ने जो रिजल्ट दिए हैं उन्होंने कुछ तो कुछ डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए। फारूक खान साहब ने अभी कहा कि अपने इस खिताब में भी कहा, फिर आज भी उन्होंने कोहाट में जलसे में कहा कि पिछली हुकूमतों की लायबिलिटीज़ हैं। किसी ने 30 साल बादशाहत की, किसी ने कितने साल, आज 3.25 साल गुजर गए, आज भी पिछली हुकूमतों पे हम ब्लेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगी। आप यही रोते रहेंगे पिछली हुकूमतें ये कर गई हैं, और आप ये भी कंपैरिजन करते हो कि पाकिस्तान में महंगाई सबसे कम है। आप ये रो रहे हो ना, जबकि ये सब झूठ है। आपकी पर कैपिटा इनकम हमारे इर्द गिर्द के ममालिक से बहुत कम है। आपने उस हिसाब से आपको चलना चाहिए था। आप हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप की मिसालें देते हैं, भाई वहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो देखो, वहाँ कितना बंदा मजदूर कमाता है। वहाँ मजदूर कमा रहा है, समझो मैं पाकिस्तानी रुपए में बात कर रहा हूँ, 70,000 80,000 रुपया महीने का। हमारा मजदूर कमाता है 15,000 18,000 रुपया। 15 से 18,000 रुपया मैं हुकूमत को देता हूँ कि आप इसमें एक मियाँ बीवी, एक बच्चा और 2 बच्चे उसके हों। अगर वो रोटी खरीदे तो 15 रुपए की रोटी है मिनिमम, और अगर 6 रोटी लेते हैं वो सुबह से शाम, सुबह 6 रोटी, शाम 6 रोटी, तो 18 रोटियां बनती हैं। तो आप 20 रोटी का एवरेज पकड़े तो ये तकरीबन 300 रुपये दिहाड़ी, 9,000 रुपये की खाली महीने की रोटी बनी। तो वो भिगो के खाएं पानी से 9,000 रुपये। घर का किराया कहाँ गया, बिजली का बिल कहाँ गया? मैंने नहीं कहा कि वो सब्जी दाल कहाँ से लाए, घी कहाँ से लाए। 15,000 रुपये का मजदूर, हुकूमत से पूछो ना कि आपका अगर आपको ये 15,000 रुपये दे दी जाए, आप एक मियाँ बीवी 2 बच्चों के साथ अपना घर चला सकते हैं? बिजली का बिल किधर गया,
बच्चों की स्कूल की फीसें कहाँ गई, घी चावल आटा। हमने हिसाब लगाया 10 किलो आटा एक इस चार बच्चों के घराने के फैमिली में अगर 10 किलो आटा लेते हैं, 5 किलो घी लेते हैं, 5 किलो चावल लेते हैं, इसी तरह आप पेट्रोल गैस और बिजली का बिल लेते हैं, घर का किराया लेते हैं, तो तकरीबन 35,000 रुपये बनते हैं। हमारा मजदूर 15 से 20,000 रुपये इसका एवरेज तनख्वाहों मिलों में इसमें तनख्वाहें हैं। तो आप एवरेज अगर आपने रिलीफ देना ही था तो आप रिलीफ देते 20,000 रुपया पर हेड देना था। आप तो कह रहे हैं कि 3.5 साल आपको डेटा इकट्ठा करने में लगा। डेटा कौन सा इकट्ठा करने में लगा भाई? नागरा के अंदर पराचा साहब ऐलानात किए जाते हैं। इससे पहले पीएम साहब ने कहा कि हम जो रिक्शा और बाइक चलाने वाले हैं उनको हम पेट्रोल पर कुछ आसानी देंगे, कुछ ऐसा कार्ड बनाएंगे, कमेटी भी बन गई, लेकिन वो समर अभी तक आवाम तक नहीं आया। फिर पीएम साहब जितने ऐलान करते हैं वो समर इतना देर क्यों आ रहा है? क्यों, मतलब इतना ये गैप क्यों है? एक तो ये बताइए, और फिर क्या अपोजिशन का इसमें क्या किरदार है? क्या अपोजिशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था, अगर एक जमहूरी हुकूमत मामला टेक ओवर सही से नहीं कर पा रही तो बैठ के उसके साथ कम से कम बात करें, नेगोशिएट करें। देखिए, पहली बात तो ये बड़ी आपने अच्छी बात कही, 3.5 साल में आवाम को कोई समर नहीं मिला, सिवाय महंगाई, सिवाय तकलीफ, सिवाय बेरोजगारी के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। 50 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं इस हुकूमत में आने के बाद। कभी आप किसी चीज़ के पीछे छुप जाते हैं, कभी आप मज़हब का कार्ड ले लेते हैं, कभी आप किसी चीज़ की, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस होती, एक भी चीज़ अगर आप परफॉर्म करते, यकीन करें ये लोग आपके साथ खड़े होते। पिछली हुकूमतों पर ब्लेम रखना या अपोजिशन जो आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आई, अपोजिशन खुद, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो माजी के हुक्मरान थे वो खुद चोर हैं। उन्होंने भी कौन सा परफॉर्मेंस दिखाई है? नहीं तो फिर खान साहब यानी सही कह रहे हैं ना कि मुझसे मांडवाली चाह रहे हैं, मुझे ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, हमें एनआरओ दें। एनआरओ क्या देंगे यार? मुझे अफसोस और दुख की बात है कि पाकिस्तान के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। लोगों ने समझा था कि इन दो बंदों की पार्टनरशिप टूटने के बाद तीसरा शायद कोई रिजल्ट देगा। आपके सामने रिजल्ट तो नहीं है। कितना टाइम दिया जाता है? आप हर वक्त ये कोशिश नहीं करते। हर एक SHO है, अगर वो इस सदर के इलाके में वो यहाँ डकैतियाँ और चोरियाँ होती हैं, उसको आप यहाँ से निकालने के बजाय उसको आप शिफ्ट कर दें मलीर के इलाके में, तो फिर वहाँ चोरियाँ डकैतियाँ होंगी। यहाँ तो वज़रा को जब तब्दील किया जाता है, कभी एक वज़ारत से दूसरी और दूसरी से उठक पटक होती है, तो वो हालात तो दुरुस्त नहीं हो सके ना, हालात को परफॉर्म कर सके। अगर हालात को परफॉर्म करना थे तो आपको टैक्सी, मैंने पहले कई प्रोग्रामों में कहा है कि अगर आप पेट्रोल की 61 रुपये का टैक्स लगता है, गवर्नमेंट टैक्स देती है 61 रुपये के करीब, सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज है, ये अगर आप टैक्स 61 रुपये जो आप अपने शाह खर्चे ख़त्म करें और 61 रुपये का टैक्स आवाम से ना लें, तो ये पेट्रोल आप 60-65 रुपये में बेचें तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इससे चलने वाली हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाएगी। जो गरीब लोगों की सवारी है, आप जो कह रहे हैं हम रिलीफ देंगे, अशिया खुर्दनुश भी एक ट्रांसपोर्टेशन से ही बड़ा जबरदस्त असर है। आपका ट्रैक्टर चलता है, आपका बिजली चलता है, आपके सोलर पे आपके जो उसके बाद ट्यूबवेल चलते हैं, आपको दुनिया भर की चीज़ें चलती है, सब इसी से रिलेटेड है, पेट्रोल से रिलेटेड है। अगर आप इसको, हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हमने यहाँ पे कोई तरक्की नहीं की। हम अजनास को वाफर मकदार में यहाँ पैदा करते, हमने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अगर हम गंदम, चावल, जो है दालें यहाँ पे वाफर मकदार में उगाते और अजनास, अगर यही अगर आप फैसिलिटीज़ अपने ग्रोअर को, अपने किसान को देते, आप खाद बीज गरीब किसान को, आप ट्यूबवेल, आप सोलर एनर्जी सिस्टम लगा के उनको देते, आप यकीन करो यहाँ वाफर मिकदार में अजनास आता। और आप इस वक्त ये चीज़ें कुछ सस्ती होती हैं। आपने कौन सा काम किया जिसमें किसान को मदद मिली हो? किसान तो हमारा फिर हड़ताल पे बैठा हुआ है, किसान हमारा रो रहा है कि उसको बीज का मसला, उसको उसको प्रॉपर रेट नहीं मिलते। गंदम परचेज करती है, रबड़ परचेज करती है, उसके रेट नहीं मिलते। शुगर माफिया छाया हुआ है। ये किसका मुंह मीठा किया गया है? ये जो अभी जो कुछ हुआ है, किसका, क्या आवाम का मुंह मीठा हुआ है? ऑर्डिनेंस की तरफ आपका इशारा है कि इसमें भी बहुत सारी सियासी मुबसरीन और अपोजिशन का कहना है कि बहुत सारे लोगों को ये एनआरओ दे दिया गया है। यही एनआरओ है सर, ये एनआरओ जो शुगर का दिया है, आप तकरीर में अनाउंस करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, शुगर की कीमत और इसकी कीमत बढ़ेगी, तो ये एक किस्म का, आपने कभी ऐसा दुनिया में तारीख के अंदर हुआ कि कोई इस हेड ऑफ स्टेट
वो ऐलान करे और एडवांस से बताए कि मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो फौरी तौर पे उसकी दूसरे लम्हे फटाफट लोगों ने हर चीज़ स्टॉक कर ली, पेट्रोल स्टॉक हो गया। और उसके बाद को पता था कि अब जब ऐलान हो गया, कभी ऐसा हुआ अगर मैं एक स्टेट ऑफ हेड हूँ तो उसके बाद मैं जो है ना ऐलान कर दूं कभी मैं शुगर की कीमत बढ़ाने जा रहा हूं, तो उसके आधे 15 मिनट में लोगों ने सारा चीज़ स्टॉक कर ली और तेल मिलना, पेट्रोल मिलना बंद हो गया। आज 8-10 रुपए रातों रात आपने बढ़ा दिया उसी वक्त, तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने वो करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़ख़ीराअंदोज़ी की, लोगों को इफेक्ट पड़ा ना। वो चीनी जो 135 रुपए किलो में वज़ीर आज़म के खिताब से पहले मिल रही थी, वो एकदम 150 रुपए किलो, कई जगह पे 160 रुपए किलो है। पेशावर में 145 रुपए है, कराची में 145 है, लाहौर में 155 रुपए, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर 155 मतलब आपका ये रुपए कहना है किलो ये वजीर आजम साहब की नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं, वजीर आजम साहब को इल्म नहीं है या वजीर आजम साहब के हाथ में चीजें नहीं है, गलत तरीके से आपने वो बयानिया दिया ना, आपने बयानिया दी। आपने अगर किसी चीज की कीमत बढ़ानी भी थी तो आपको ऐलान नहीं करने कि मैं बढ़ाऊंगा, आप बढ़ा देते। आपने 2 दिन पहले समरी आपने वापस की ओगरा की कि मैं कीमत को नहीं बढ़ाऊंगा, और आपने खिताब करती जो है आपकी बात जो है ये लोगों ने जब स्टॉक कर लिया तो बढ़ा दी। चीनी का यही हुआ कि चीनी का कहा गया ये, लेकिन इसके बाद देखा इस 15 से 20 रुपए किलो का फर्क आया। इस वक्त भी चीनी मिल नहीं रही। जहाज आपने कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं है। टेंडर जिस वक्त करना चाहिए था वो किया नहीं, ताकि लोग फिर अब इस चीज पर आ गए कि भाई थोड़ा सब्र करे, क्रशिंग होने वाली है किसकी, गन्ने की, और शुगर प्रोड्यूस होगा। जब तक लोग जो है ना वो क्या करे, मत खाओ शक्कर, क्या करे आवाम से, आप शक्कर मत खाएं। आपकी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं है, आपने कोई चीज प्लानिंग करके नहीं की, ना इंपोर्ट पे प्लानिंग की, ना आपने एक्सपोर्ट्स पे प्लानिंग की। आपके देखिए फर्स्ट करिए कि 4 अरब की एक्सपोर्ट है तो 8 अरब का आपका इंपोर्ट है, तो कैसे आपका बैलेंस होगा, किसी तरह बैलेंस होगा। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पर IMF, वर्ल्ड बैंक और FATF के अंदर पूरा मुल्क गिरवी हो चुका है और हमें उसका ख्याल नहीं है। हमें तो IMF, वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ाना चाहिए। हमारा अपना कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, उसका रसूल कहता है कि सूद जो लेगा या देगा उसने गोया मुझसे जंग की, तो आप उसका ही ख्याल कर लें। आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, एक मदीने की रियासत हम मान जाएंगे, सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। आप एक काम कर दीजिए कि सूद का ऐलान कर दीजिए कि हम सूद नहीं लेंगे, तो आप यकीन करें सारी कौम रूखी सूखी खाएगी, आपका साथ देगी। IMF, वर्ल्ड बैंक से लोग कुर्बानियां देना जानते हैं, इतनी कुर्बानियां लोग दे चुके हैं कि अब उनमें सकत नहीं है। उनको निचोड़ो तो उनके पास अब खून नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। यार आप जिस कौम के लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ आप अयाशियों की क्यों बातें कर रहे हैं। आम तरीके से वजीर आजम को, सदर को, वज़रा को चाहिए था इकोनॉमी क्लास में आए जाएं, उनको चाहिए था वजीर आला का, वजीर आला हाउसेज, गवर्नर हाउसेज, सदारती महल छोड़ दें। हमारी आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग फाके कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। यकीन करें अल्लाह पे, लोग अपने बच्चों के मर्द अपने गुर्दे और चीज़ें बेच रहे हैं। क्यों? उनके पास है नहीं। आप चले जाओ, यकीन करो, यहाँ जना अस्पताल और जहाँ जहाँ खून देने वाले जगह एहतियात जो खून देते हैं वहाँ लोग खून दे रहे हैं, बेचारे गरीब लोग खून दे रहे हैं, छोटे से पैसे मिलते हैं उनको, इतना दफ़ा खून देते हैं कि उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी जगह देखें, मैंने खुद देखा अपनी आंख से, 8-8, 10-10 उनके सुए लगे हुए हैं, यहाँ उनके नील पड़ गए हैं, इधर नील पड़ गए हैं। इतनी बार वो दिन में खून के लिए जाते हैं, क्या करें, कितनी मजबूरी है, किधर जाएं। 4 बच्चों का साथ है, बिजलियां कटी हुई हैं, गैस है नहीं, स्कूल से बच्चे फारिग हैं, बिल करें। आप देखें तो सही हमारा क्या हाल है, लोग रोटियां लेके बाहर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोई जू नहीं रखती। आप देखें तो आप क्या देख रहे हैं आगे अगर थोड़ा सा हया हो, थोड़ी सी शर्म होना चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं कि मेरी कौम भूखी मर रही है तो आप सब छोड़ देना, आप अयाशी करना छोड़ देना, आप भी एक वक्त खाएं। आपके अगर दस्तरखानों पे 50 खाने लगे हुए हैं, मुर्ग मुसल्लम लगे हुए हैं, 25 आदमी आपको सर्व करने वाले हैं और मिनरल वाटर की बोतलें रखी हों और पूरा मुल्क आपको देख रहा हो, तो क्या हाशर होगा उस गरीब आदमी का जिसने 2 वक्त का खाना नहीं खाया, तो क्या करेगा, हमें बदुआ नहीं देगा। ठीक है परजा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस की क्या मंशूर है।
वो कितने अवाम में पजीराई रखते हैं, उनके पास कितना मैंडेट है, कितनी बड़ी टीम है। जिस तरह वफाकी हुकूमत स्पेशली पीएम इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, जो बातें करते थे, जो दावे थे, और अवाम ने उनका साथ दिया। अवाम एक इनकलाबी चेंज चाहते थे, वो चेंज अभी तक तो नहीं आया। बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात वफाकी हुकूमत के साथ है कि मुमकिन है आखिरी के 2 सालों में, जो कि नज़र तो नहीं आ रहा, मुमकिन है कुछ हो जाए। कुछ ये भी मुमकिन है कि जिस तरह अवाम उम्मीद लगा के बैठी कि आईनी मुद्दा पूरा करने से पहले ये हुकूमत शायद कुछ समर दे जाए। क्या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जा रहा है? और सिंध में स्पेशली ये जो गवर्नेंस है वो कहाँ जा रही है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और वफाकी हुकूमत की बहुत सारे जो आगे तरक्की और तामीर का जो सफ़र था उस पर बात की अमानुल्लाह पराचा साहब ने। पराचा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस को आप लीड कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं। आपको अवाम वोट क्यों करे? आपका क्या मंशूर है? अब आपको लगता है कि जमहूरी हुकूमतों की मुसलसल आप नाकामी कहें, क्योंकि अब ये अल्फाज अगर कहें तो कोई कबात नहीं होगी, क्योंकि अब आवाम का इन जमहूरी लोगों से आपको नहीं लग रहा कि वोट शायद अब आवाम ना करे, तो फिर कैसे आप आवाम को मुतमईन करेंगे? मैं बड़ी अच्छी आपने बात की राजिद भाई। बात यह है कि आवाम को अपनी बेइज्जती ख़त्म करना होगी, और ये भी बेहस हो गए हैं। इसके जिम्मेदार कौन हैं जो बार बार, अगर हम इन्हीं मोरूसी सियासतदानों को और शख्सियत परस्ती को प्रमोट करेंगे, तो पहले वोट देते हैं, पहले आवाम इनको वोट करती है। अब आवाम वोट नहीं करती। आवाम को इन्होंने मशहूर कर रखा है कि आवाम तो भेड़ बकरी है। आवाम को इन्होंने मशहूर कर रखा है कि ये तो बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं। ये इन्होंने मशहूर कर रखा है हमारे मोरूसी सियासतदानों ने। ये दो सियासी जमातें हैं, वो मोरूसियत पे चलती रही। अब जो जमात चल रही है वो शख्सियत परस्ती पे चल रही है। अगर ये सूरत हाल रहेगी और आवाम खुद अपने आप को वोट नहीं करेगा, खुद इंतखाब नहीं लड़ेगा, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क क्या कामयाब एक आम आदमी इस मुल्क में इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है? वो कैंपेन चला सकता है, उसके लिए जो अखराजात हैं उसको सब बेयर बड़ी कर अच्छी सकता है? बात की। अवाम अगर जाग जाए तो आपके पास यह मिसालें हैं एमक्यूएम की क्या थी, आपके पास मिसालें हैं साथ भारत मोदी में क्या थी, आपके पास आम इत्तेहाद पार्टी जो है, आम लोग पार्टी जो है दिल्ली में क्या थे, आपके पास बांग्लादेश की मिसाल है, आपके पास दुनिया के कई ममालिक की मिसाल है जहाँ सियासी जमातें जब शुरू हुई उनके पास अच्छा मंशूर था, पैसे नहीं थे, लेकिन अवामी हमायत थी। अगर अवाम की हमायत हो, हमें तो कोई ये शौक नहीं है कि वज़ीर आज़म बने। हम तो चाहते हैं कि यार आम आदमी उसको ये हुकूमत डिलीवर कर दिया है, वो असल वारिस है इस मुल्क के। जो अफेक्टेड हैं वो ये 22 करोड़ लोग हैं जिनको आज तक तबाह बर्बाद किया गया। आम आदमी की वो कौन सी पार्टी होगी, वो कौन से ऐसा जत्था होगा जिनको आवाम वोट करे? ये जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गिनती की 8 या 10, आवाम इनको ही वोट करता है। किसी का KPK में स्टेक है, किसी का सिंध में है, किसी का पंजाब में है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि वफाक में जो हुकूमत बनती है तकरीबन लूली लंगड़ी बनती है। यही बात है ना कि 74-75 सालों में अब लोगों ने सबको देख लिया, मजहबी जमातों को भी देख लिया, सियासी जमातों को भी देख लिया, मजहब के पर ब्लैकमेल करके लोगों ने वोट लिए, कौम परस्ती पे ब्लैकमेल करके वोट लिए, फिरका परस्ती पे ब्लैकमेल करके वोट दिए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 0। अब मुल्क को अपना कौम देखना है, अपना मुल्क देखना है, उसके लिए बड़ा वाज़ेह मंशूर है और हमारे पास बड़ा वाज़ेह मंशूर है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो भी हुक्मरान आए उसके बड़ा क्लियर सिस्टम हो कि वो बिल्कुल आम आदमी की तरह हुकूमत करेगा। नहीं तो पीएम इमरान खान साहब कहते थे मैं साइकिल पे आऊंगा, वो मिसालें दिया करते थे कि हम सिंपलिसिटी करेंगे, हम ये सब गिरा देंगे। अवाम ने उनकी बातों पे एतमाद किया ना सर। अब सर ये जो एतमाद किया, भरोसा किया अवाम ने और उनका एतमाद पे नहीं उतरे, अगर ये काश कर जाते, यही हमारी बुनियाद भी तहरीक इंसाफ के साथ हम भी जब भी थे तो यही बातें थी कि मसाजिद में बैठ के मैंने MPA फैसला करेंगे,
आम आदमी की रीच तक MPA-MNA होगा, कोई गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, सदारती महल में कोई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, आम तरीके से सफ़र करेंगे। जिस तरह दुनिया में गरीब ममालिक के तरक्की याफ्ता लोग जो आगे बढ़े हैं उनको हुक्मरान करते हैं, हुक्मरान कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम लोगों ने अगर ये ज़िंदगी गुजारी है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम को हम ये आगाही देना चाहते हैं कि आप खुदा के वास्ते अब खुद निकल के अपने इंतखाब, आपको आम आदमी को इंतखाब लड़ना पड़ेगा। अगला इलेक्शन अमीर और गरीब का इलेक्शन है, बड़ा फ़र्क है। यानी एक आदमी को, अब गरीब आदमी को, आम आदमी को, मिडिल क्लास को अब अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, इंतखाब लड़ना होगा। इन मुरूसी सियासतदानों से, इन शख्सियत प्रसिद्ध पार्टियों से निकलना होगा। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मतलब आपका कहना है सारे इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ें या कोई ऐसी अब सारे आप देखें ना, पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी को ले ना, आप ये क्यों देखते हो कि यार एक ये अरबों रुपए लगा रहा है, बिरयानी खिला रहा है, 1000 रुपए 2000 रुपए का वोट खरीद रहा है, ठीक है ना, कभी वो लेकिन मोरूसी सियासत और लेगेसी को हमारे यहाँ वोट पड़ता है। आपको ये पता है तमाम बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, जो एक वडीराना कल्चर है, चौधरी सिस्टम है, वो सारा ये सिस्टम का हिस्सा है। तो आम आदमी का स्पेस कहाँ है? आपने ये जो है इस निज़ाम को आपको लपेटना होगा। लोगों ने तहरीक इंसाफ को भी अगर वोट दिए हैं तो उन्होंने इस निज़ाम के खिलाफ, सरदारी निज़ाम के खिलाफ वोट दिया था। और लेकिन बदकिस्मती ये रहे कि वहाँ भी सरदार आ गए, वहां भी गलबा किसका आ गया? सरदारों, मलकों, खानों का हो गया। अगर ये ना होता और खान साहब कर दिखाते तो आप देखते मुल्क तरक्की भी करता और मुल्क के पूरी कौम यहाँ इनके पीछे खड़ी होती। अब फिर एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है, एक ऐसी सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है जो खालिसतन अवामी हो, जिसके अंदर बिल्कुल मोरसियत ना हो, जिसमें बिल्कुल शख्सियत परस्ती ना हो। आम आदमी उसको मंशूर को देखे, सिंपल मंशूर है, हम बिल्कुल कर्जे नहीं लेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जे नहीं लेंगे, जितनी शाख खर्चियाँ ये नहीं होंगी, जितने भी टैक्सेस लगे हैं वो नहीं लगने देंगे, मुल्क को एग्रीकल्चर बेस बनाएंगे, मुल्क के किसानों को, उन हारियों को जिनके पास ज़मीनें नहीं है। लेकिन जब वही अगर आम लोग इक़्तिदार में आएंगे, अगर फिर उन्होंने भी यही मुआहदे किए और आके कहा कि जी हम बहुत मजबूर हैं, हम अगर IMF के पास नहीं जाएंगे तो बहुत सारे हमें लॉसेस हो जाएंगे, मामलात हैं, हमें इंस्टॉलमेंट देनी है, फिर मतलब आवाम को यकीन है कि अब आपको पावर। देखिए बात बिल्कुल आपने 16 ने ठीक की है कि अवाम का एतमाद बिल्कुल मुतज़ल्ज़ल हो चुका है, हिल चुके हैं वो क्यों एतबार करें, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा, कहीं एंड नहीं है। दुनिया में एतमाद पे, दुनिया पे भरोसे पे आपको निकलना ही पड़ेगा। अब देखिए जब ये बात तो तय है ना, अगर मेरा जो खर्चा है वो 1000 रुपए का है और मैं 10,000 खर्चा करूंगा तो 9,000 मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो कर्जा लेके कोई इंसान कर्जा ले तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। हम कहीं से किसी मुल्क, कोई मुल्क हमें कर्जा देता है, हम शादियाने ढोल बजाते हैं, वाह वाह जी उसने हमारे दोस्त ने बड़ी मदद कर दी। लानत है ऐसी मदद पर यार, खुदा पनाह दे। मकरूज से का हाल क्या होता है? सबसे बेशरम आदमी वही होता है जो किसी का कर्जदार होता है। हम तो सारी कौम आज बेशरम और बेगैरत बन गए हैं कर्जे ले लेकर। इसका रास्ता एक ही है कि लोगों को मिलकर लाना पड़ेगा, किसी और जमात को देखना पड़ेगा। हम अगर कह रहे हैं तो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। हम पुरज़म हैं। हमें ऐसे लोग हमारे साथी हैं, पढ़े लिखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने हमारा मंशूर बनाया, वो माशियत के माहिर लोग हैं, जिन्होंने हर सिस्टम को, इन्होंने वन विंडो ऑपरेशन कर दिया, हर किस्म को कंप्यूटराइज कर दिया है, ई बैंकिंग। लेकिन अगर ये तमाम बातें आपकी मान लेते हैं और कौम पूरी सुन रही है ये बातें जिस तरह आप चाह रहे हैं, और हमारी भी ख्वाहिश है और सबकी ये ख्वाहिश है कि एक इनकलाबी अब स्टेप इस कौम को उठाना होगा, तो फिर सर इनका क्या होगा? जो कि हैदराबाद के स्टेक होल्डर हैं, जो सक्कर के हैं, जो फैसलाबाद के हैं, जो इस्लामाबाद के डॉन हैं, इस तरह की जो पावरफुल शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज में जाती हैं, अब ये सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, तो फिर इनकी अव्वल तो ये अगर अवाम ने निकाला और अवाम ने हमें सपोर्ट किया, अव्वल तो ये इस मुल्क को छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर भागे नहीं तो इनका बेलाग हिसाब किया जाएगा। उनका ऐसा हिसाब नहीं होगा कि NRO होगा और हम सिर्फ हिसाब उनका करेंगे जो हमारे सियासी मुखालफिन हो। नहीं, हम ईमानदारी के साथ एहतसाब कमीशन होगा, वो एहतसाब करेगा, वो एहतसाब जो है वो हर चीज़ पर बालातर होगा। ऐसा नहीं होगा कि सियासी विक्टिमाइजेशन हो या हम जो है
जाति पसंद नापसंद पर किसी का एहतसाब करें, ये नहीं होगा। हम बाकायदा एहतसाब कमीशन बनाएंगे, एहतसाब होगा। यहाँ बड़े इदारे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं, खुदा तरस लोग भी हैं, खुदा का खौफ रखने वाले लोग। आगे आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा अब 2 दिन पहले मेमनगोड के करीब ये जो हादसा हुआ कि जी बिल्कुल नाजिम जोकियों का कत्ल हुआ और जाम अवैस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA उसमें मुलविस हुए। मतलब इतना दर्दनाक अलमनाक वाकया एक आम आदमी के साथ किया गया, कैसे देखते हैं इसको? तो बड़ा अफसोसनाक बात है। यहाँ ही देख लीजिए कि एक ताकतवर और एक गरीब, ताकतवर को आज पकड़ने के लिए भी नेगोशिएशन करना पड़ती है और गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। उसका क्या बना उस गरीब का, उसका क्या कसूर था? उसके लवाकिन, उसके ख़ानदान के लोग, उसके बहन भाई बच्चे किस तरीके से बिलक बिलक के दुहाइयाँ दे रहे हैं पुलिस को। पुलिस बेबस है क्योंकि पुलिस पोलिटिसाइज्ड है। तो इस शहर में, इस मुल्क में, इस सूबे में जो जुल्म और सितम आम आदमी के साथ हो रहा है, इसका जिम्मेदार आम आदमी है। अगर आम आदमी ये जो हैं, इन्होंने इनका कहना है कि हमने वोट पीपल्स पार्टी को दिया था और हम पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, तो इनको चाहिए कि ये हलफ उठाएं कि आंध्र पीपल्स पार्टी को और ऐसी पार्टियों को जिन जमातों के लोगों ने कभी इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ नहीं किया, इनको वोट न करें ना, बचे ना। तो जिम्मेदार कौन है? ये 22 करोड़ अवाम है। इस अवाम को फिर 5 साल के लिए क्यों रोते हो यार? आज रो रो के सत्यानाश हो गया, सवाए सोशल मीडिया पे, सवाए टीवी पे, सवाए अखबारों में, सवाए रोडों पे आपको बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं, भीख मांगने वाले नजर आ रहे हैं। आपको इसके जिम्मेदार हम 22 करोड़ पूरे लोग हैं। इस 22 करोड़ ने अगर होश के नाखून लिया होते और ये निकलते और वो ऐसे लोगों को वोट करते, देखो मुश्किल काम नहीं है, नियत सही हो, जमात हो। आजाद आदमी को वोट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं हो, फिर जाके किसी न किसी जमात में मतलब इस तरह का वाकया हमने तो नहीं देखा कि उसको आम आदमी को बुलाया गया है, बुला के तशद्दुद करके उनको मारा गया। सर ऐसे खाली कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान में यह वाकयात हुए हैं और खास तौर से इस दौर में। ताकि आपके सामने क्या हुआ सियालकोट में, क्या हुआ वहाँ बच्चों के साथ, क्या किस तरह मारा है, पुलिस ने मारा है, ये मामला आम हो गया है। अब इसकी वजह यह है कि इन इक़्तिदार के नशे में में जो है ना, ये बड़े मगरूर लोग, इन्हें कोई किसी आम आदमी का परवाह नहीं है। ये किस तरह, आप स्टाइल तो देखें इनका, 20-20 प्राड़ों में, 20-20 लैंड क्रूजरों पे, 50-50 अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ और 100-100 पुलिस वालों के साथ आते हैं। तो इनके सामने को बोलेगा कौन? उसे बोलने के इसके लिए ये खाली कराची की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि चले यहाँ तो से अब क्या होगा? क्या कुछ नादीदा कुव्वतें या जिस तरह चेमागोइयाँ हैं कि हम अब मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जिस तरह वफाकी वज़रा कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, हम आईनी मुद्दा पूरा करेंगे? आपको लग रहा है कि ये आईनी मुद्दा पूरा काला है ना, जो बार बार कह रहे हैं हम आईनी मुद्दा पूरा करेंगे? क्या जरूरत है आपको कहने की आईनी मुद्दा पूरा करेंगे? अगर आप पूरा कर सकते हैं तो सारी दुनिया देखेगी। और हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, बेरोज़गारी, महंगाई और उसके बाद सियासी बहरान, माशी बहरान, इतने बहुत सारे बहरान हैं। फिर फ़ौज के लोग दिख रहे हैं, कभी फ़ौज की तरफ देखते हैं, कभी नई तब्दीली की तरफ देखते हैं। लोगों के हालात जो है वो बिल्कुल गैर हो चुकी है। अब आप क्या इनसे निकालना चाहते हैं? आपके ऐसे आपने मौके नहीं दिए। आप चाहते इंडस्ट्रियलिस्ट को आप मराद देते, आप दुकानदारों को मराद देते, रोजगार के मौके, आप रोजगार के मौके पैदा करते। तो रोजगार कौन देता है? रोजगार हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करती है। या तो खुद रोजगार दो, या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, दुकानदारों को, छोटों को, बड़े दुकानदारों को, होलसेलर्स को आप मराद देते ताकि वो रोजगार के मौके पैदा करते। आपने तो उनका जीना दोबर कर दिया। लास्ट में उसके ऊपर डाल दिए कि वो बेचारे के सांस निकल गई, वो कहाँ से पैदा करे? तो उसकी वजह से बेरोजगारी हो गई। लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। कहा जाता था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होती थी, कहा जाता था कि बाहर से पाकिस्तानी और दूसरे लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। फिर कौन सी नौकरियां आई हैं, समझाइए मुझे। ठीक है, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आने वाले नौजवानों को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे, किस तरह मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा करें? क्योंकि नौजवानों का किरदार सबसे बड़ा है। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगियां गुजार ली जैसी भी गुजारी। हम आज खड़े हैं कि हमारा नौजवान, हमारा मुल्क, हमें मुल्क बचाना है। कितनी
बेदर्दी के साथ हमने हमारा जो है आधा मशरक़ी पाकिस्तान निकल गया, कैसे हमारा कश्मीर निकल गया। आज पाकिस्तान के नौजवान को बड़ा किरदार अदा करना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाने की तहरीक शुरू की तो हिंदुस्तान के नौजवानों ने बहुत भरपूर तरीके से साथ दिया। आज पाकिस्तान यही डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है मुझे बचा लो। पाकिस्तान ने 74 साल में कभी आपसे डिमांड नहीं की, फर्स्ट टाइम इस पाकिस्तान ने मैं बहुत कुछ दिया। वो नौजवानों से कहता है मुझे बचाओ। उसको बचाने का एक ही रास्ता है, इन तीनों मोरूसी जमातों और शख्सियत प्रस्त जमातों से इनको इस मुल्क से निजात दिलाना होगी। इस निजात दिलाने के लिए सब ने थोड़ा थोड़ा ऐसा डालना है। रोड पे निकलो, अपनी वोट की ताकत को समझो। एक तुम्हारा वोट का ठप्पा इस मुल्क से इन तीनों सियासी जमातों को हमेशा के लिए दफन कर देगा। और ये नौजवान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ये देखेगा कि आप इन तीनों सियासी जमातों से जान छुड़ाइए, देखिएगा कि यह मुल्क कैसे तरक्की करता है। और आप देखेंगे हम IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों से निकल जाएंगे, हमें FATF की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। हम एक लिबरल मुस्लिम कंट्री हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर रखने वाली ताकत है। हमें हमारे गिर्द तो दुनिया हमारे इस्लामी ममालिक हमारे गिर्द होना चाहिए था। आज इस्लामी ममालिक कोई और 54 इस्लाम ममालिक में से कोई मुल्क हमारे साथ नहीं है। हमारी क्या शानदार खारजा पॉलिसी है। कोई आदमी हमारे साथ FATF के आगे हम लेटे हुए हैं, वो हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत सही नहीं है। हुक्मरान की नीयत सही नहीं होगी, बखुदा किसी भी कारोबार को ले ले, किसी भी काम को ले ले, नौकरी पेशा हो, कारोबारी पेशा हो या कोई भी काम करें आप, अगर आपकी नीयत सही नहीं है और आप बददियानत हैं, आपकी अल्लाह भी मदद नहीं करेगा और ना आप माशी तौर पर मुल्क को या सियासी तौर पर मुल्क को बहरान से निकाल सकेंगे। आप ये दो चीज़ें सही कीजिए जो बातों में मैंने निशानदेही की है। ये शाखर्चियाँ ख़त्म करें, टैक्सेस गिराएं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने ताजरों पे, अपने कारोबारी लोगों पे, अपने दुकानदारों पे, अपने आवाम पे भरोसा करें। जो लोग बाहर बैठे हैं, जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, उनको आप उन पे भरोसा करें, देखें, उनको आवाज़ दें, बुलाएं। लेकिन जब आप उनको कहते हैं कि हम सारे करप्ट हैं, ये मुल्क करप्ट है, और फिर करप्शन के नारे आप सब जगह बाहर दिखाते हैं, फिर उनसे कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, तो कोई करेगा? कभी कोई नहीं करेगा। आप जब कहोगे कि यार यहाँ बिल्कुल फ़ज़ा सही है, या कोई चोरी नहीं है, या कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, जो आए इंडस्ट्री लगाए, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना पैसा आप ले आए, कोई पूछने वाला नहीं है, कारोबार करें, इस मुल्क को इन बुरानों से निकालें। इन IMF और वर्ल्ड बैंक के जो आपने बंदे वजीर खजाना और स्टेट बैंक के गवर्नर लगा रखे, तो फिर कैसे आप तरक्की करोगे? आप बताओ ना। जब तक गवर्नर स्टेट बैंक ये कहता है कि रुपया डिवैल्यू होगा तो वही बहुत सारे लोगों का, अरबों का फायदा। तो फिर ऐसा करो ना, 1000 का डॉलर का 1000 का नोट कर दो, सारे कर्जे उतर जाएंगे। क्योंकि आप तो कह रहे हो ना कि जो है वो बड़ा फायदा होगा। अरे भाई, अगर 1000 का रुपया एक ही दफा कर दो, $1 का 1000 करके कर्जे उतार दो IMF को और वर्ल्ड बैंक के। दुनिया जानती है कि अगर किसी मुल्क की करेंसी डिवैल्यू होती है, वो उस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है, मईशत तबाह हो जाती है, महंगाई आसमान पे हो जाएगी, बेरोजगारी आसमान। ये वजह ये है। और आप जो है डंके वो आप शादियाने बजा रहे हो कि आप जो है कर्जा ले आए, सऊदीया से तेल ले आए, कोई कह रहा है हम ये ले आए। ओ भाई, कुछ तो करके दिखाएं खुदा के वास्ते। इस वक्त कौम आपकी तरफ अब भी देख रही है। एक वादा पूरा कर दें, कुछ पूरा करें। हम सब आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये मोरूसी सियासत, शख्सियत परस्ती की सियासत और ये जुल्म का दौर, ये जुल्म की रात कभी तो खत्म होगी। वक्त आ गया है कि जुल्म की रात को खत्म करने का अवाम के हाथ में है। मैं जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल विनर्स के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ, सारे चैनल भी और मीडिया भी इस चीज को आगे कदम बढ़ाए, जैसे आपके चैनल ने कदम बढ़ाया, आवाम को आगाही दी कि उठे, निकलें, हम आपके साथ खड़े हैं। आवाम निकले, इनसे जान छुड़ाएं, कसम खुदा की कोई मुश्किल काम। चले जी, मुझे भी प्रोग्राम का एंड का कहा जा रहा है कि टाइम बहुत कम रह गया है। और प्रवक्ता साहब ने जिस तरह कहा कि आप अवाम ही आने वाली हुकूमतों को मुंतखब करते हैं, नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, सोच समझ कर वोट का फैसला करें। आपका वोट ही आपकी तकदीर बदल सकता है और इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।